माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट, आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए दो लाइन कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्या देखना कद आसमान का। तो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज का जो ये क्लास है, ये क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो अगर आप भी इस बार हैं क्लास 12th में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, यानी कि आपने 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो बायोलॉजी में जो 70 में 70 लाने का जो आपका सपना है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं हर साल स्टूडेंट को देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो से पास होते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 पूरे बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको टोटल 75 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं, या यूं कहें कि 75 ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। अगर इनको पढ़ लेते हो ना, तो आपको बायोलॉजी में पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो 70 में 70 इस बार हमारा टारगेट है। और एक चीज और यहां पे समझ लो, पूरे बुक के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। किसी भी टॉपर से जाकर पूछ लो, जो ये 75 टॉपिक मैं बताने वाला हूं ना, ये टॉपिक वो जरूर पढ़ते हैं। तो देखो, बस इतना पढ़ लो, पूरे बुक का ये निचोड़ है। पूरे बायोलॉजी के बुक को मैंने एनालाइज करके ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और हर साल पूछे जाने वाले ये टॉपिक हैं। मैं कहता रहता हूं ना कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, सोचो बिल्कुल मत। क्योंकि जब आप टॉपर बनने का सपना देख रहे होते हैं ना, आप सोच रहे होते हैं यार मैं कैसे टॉपर बनूंगा, उस समय एक टॉपर पढ़ रहा होता है। तो अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, तुरंत ही एक्शन लो, तुरंत ही आपको परिणाम धीरे धीरे आपको मिलेगा। कुछ भी सोचो, तुरंत एक्शन लो, तुरंत पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा मत सोचो अरे यार 5 तारीख से करेंगे, 6 तारीख से करेंगे, 7 तारीख से, ऐसे आप बहाने मत बनाओ। ठीक है, बहाने जो कौन बनाते हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते। तो आप लोग क्या करना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर बात करें तो आपके बायोलॉजी में टोटल 13 चैप्टर हैं। तो एक एक चैप्टर के हम सारे के सारे टॉपिक्स को समझेंगे। आप सारे टॉपिक को नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जैसे हम मनुष्य हैं, हम भी रिप्रोडक्शन करते हैं, तभी आगे संतान उत्पन्न होती है और हमारी पीढ़ी चलती रहती है। ऐसे ही पौधे भी जनन करते हैं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको अपरिपक्व परागकोश का चित्र बनाना आना चाहिए। डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आता है कि आप परिपक्व परागकोश का चित्र बनाइए। ठीक है, फिर परिपक्व परागकोश का आपको चित्र बनाना आना चाहिए। तीसरा टॉपिक है आवृत बीजी बीजांड का चित्र। देखो भैया, बायोलॉजी है, इसमें फिगर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन ना हो, फिजिक्स में डेरिवेशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे ही बायोलॉजी में फिगर भी आपको बनाने को दिया जाता है, ये ध्यान रखना। एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं चैप्टर वाइज, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो टॉपिक छूट रहे हैं उसको भी आपको जरूर पढ़ना है। ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स को लेकर आया हूं। देखो, उसके बाद में परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण, इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में डिनिषेचन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ाऊं फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह, तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट में लिखना है बायोलॉजी क्लास, बायोलॉजी क्लास, बायोलॉजी क्लास। मैं बायोलॉजी का भी क्लास आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा। मतलब जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। इसके बाद में देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम फर्स्ट चैप्टर पर ही हैं। जैसे ही हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि भैया आप सेकंड चैप्टर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में अनिषेक फलन क्या होता है, बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। सिंपल सा है, आगे आगे मैं आपको बताऊंगा
अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। इसके बाद में लघु बीजाणु जनन क्या होता है भैया, जिसके द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, वही प्रक्रिया तो लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। लेकिन इतना लिखने से कुछ होगा, 5 नंबर में आ गया तब क्या करोगे, तो इसको मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। बस आज आप टॉपिक समझ लो क्या क्या हमें पढ़ना है, भटकना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे पढ़ोगे ना, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट तरीके से तैयारी करना, ठीक है। जो टॉपर होते हैं वो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं जो आगे आया सबको पढ़ते चले गए सबको। हाँ पढ़ो, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उस पर ज्यादा ध्यान देना है विशेष कर, ठीक है। उसके बाद में गुरु बीजाणु जनन, ये जो आपके 8 टॉपिक हैं, ये आपके चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर के टॉपिक थे, और ये 8 टॉपिक आपको बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। बाकी के जो टॉपिक बच रहे हैं वो भी आपको पढ़ना, ये ध्यान रखना, मैंने चैप्टर के सारे टॉपिक नहीं लिए हैं। अगर टॉपर बनना है ना तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, साथ में जो और भी बाकी टॉपिक हैं उसको भी पढ़ लेना, तभी आप टॉपर बनोगे। टॉपर जो होता है ना पूरे टॉपिक को पढ़ता है, फिर पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करता है, कोई लोग तो 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 पे हम चले, मानव जनन चैप्टर हमारा है, और मानव जनन जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन था, ऐसे ही मानव जनन चैप्टर है, मतलब हम लोग जो हम मनुष्य हैं वो जनन करते हैं, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है मानव जनन, ठीक है। देखो इसमें जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वाला वो है आवर्त चक्र। देखो स्टूडेंट, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक प्रक्रिया पाई जाती है, इसको आवर्त चक्र बोलते हैं, ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है। प्रति 28 दिन पर यह चक्र महिलाओं में होता है, तो इसी को हम आवर्त चक्र कहते हैं। तो इसके बारे में आपको जरूर से पढ़ना है, खासकर लड़कियों को, ठीक है, जानकारी रखिए। अंडाणु जनन क्या होता है भैया, अंडाणुओं का निर्माण महिलाओं में कैसे होता है, इसको आपको पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद में शुक्राणु जनन क्या होता है, यानी कि जो हमारे अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, ये कैसे बनते हैं, शुक्राणु जनन क्या होता है, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। देखो अभी मैं टॉपिक बता रहा हूं, टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं, सारा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, नो टेंशन जब तक है हम, ठीक है। मनुष्य में अब देखिए चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे 2 का मैंने 3 ही टॉपिक लिया। अब ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर 2 में 3 ही टॉपिक हैं, और भी टॉपिक हैं उसको भी पढ़ लेना, लेकिन ये 3 टॉपिक आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे मानव जनन चैप्टर है ना, वैसे जनन स्वास्थ्य चैप्टर भी है, मतलब जनन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर आप गलत तरीके से सेक्सुअल मतलब संबंध बनाते हैं तो भी गलत हो सकता है, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो मनुष्य में यौन संचारित रोगों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे लोग सेक्स करते हैं, ठीक है, तो मनुष्य में यौन संचारित कुछ रोग भी होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गलत व्यक्ति से संबंध बनाने से रोग भी हो सकते हैं। तो एसटीडी जिसको हम लोग बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो कुछ ऐसे रोग हैं जो संपर्क संबंध से भी फैलते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा जो भी है सबको पढ़ लेना है, आता है। परिवार नियोजन क्या है, हम परिवार को नियोजित कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में चैप्टर 3 में। तो 2 टॉपिक तो मैंने आपको बता दिए, बाकी और भी जो टॉपिक हैं वो भी आपको जरूर पढ़ना है, लेकिन ये 2 टॉपिक आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 4 पे अगर हम लोग चलें, चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत स्पेशल चैप्टर है, मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा सा लॉन्ग है तो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में ये चैप्टर आता है, ये ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले आप आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, इसमें हमें आनुवांशिकी के बारे में पढ़ना होता है। बहुत सारे टॉपिक हैं, मेंडल का नियम, प्रभाविता एवं प्रभाविता, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। देख लो क्या क्या है। आनुवांशिक रोग के बारे में पहले पढ़ लेना भैया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, क्या होते हैं, प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होती है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई,
चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद में एक संकर और डी संकर यानी कि मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, आपने हाई स्कूल में भी ये सारी चीजें शायद पढ़ी हो, अब इंटर में थोड़ा और लेवल अप हो जाता है तो इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत में और भी है मेंडल का नियम, पढ़ा था आपने कि नहीं पढ़ा था, अरे पढ़ा होगा मेरे भाई। मेंडल का नियम आपके चैप्टर 4 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंडल का नियम आपने हाई स्कूल में भी शायद पढ़ा होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल का नियम। इसके बाद में देखो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कौन लड़का लड़की, ठीक है, जो भी होता है एक्स 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 वाई गुणसूत्र, तो इनके बारे में आपको हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इतने टॉपिक आपके चैप्टर 4 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 20 नंबर जो टॉपिक होगा, ये चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है, इसका भी नाम है वंशागति का आणविक आधार। जैसे हमने पढ़ा वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वैसे हमारा चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, मतलब हमारे वंशागति में कुछ अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, उनके बारे में। जैसे देखो जीन के बारे में आपको पढ़ना होगा वंशागति का आणविक आधार चैप्टर में, जीन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में डीएनए तथा आरएनए, ये टॉपिक तो बहुत स्पेशल है, बहुत पहले से आप शायद पढ़ते आ रहे हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हमारे अंदर पाए जाते हैं, तो इनके बारे में जरूर पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 22 डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये टॉपिक भी हमारे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो आपके सामने है, इसमें से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद में डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, भैया वाटसन एवं क्रिक जी ने डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया जो डबल हेलिक्स मॉडल है, कुछ ऐसे था, आपने देखा होगा, तो इसके बारे में आपको बताना है, विथ चित्र पढ़ना है, विथ फिगर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये 5 नंबर में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये सारे जो टॉपिक थे और भी देखे हैं कि नहीं है, ठीक है, चैप्टर 5 में देखो हाँ और भी टॉपिक है, जैसे आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में। और एक टॉपिक और है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे डीएनए हम पढ़ रहे हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो चैप्टर 5 के जो ये टॉपिक्स थे काफी ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। तो चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ, ऐसे ही हम पूरे 13 चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। अब चैप्टर 6 पे आ जाए, जैव विकास, जो इवोल्यूशन चैप्टर है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे हम लोग जीते हैं भैया, तो हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, उसके बारे में। जैव विकास के प्रमाण क्या है, ऐसा माना जाता है कि जीवों का विकास लगातार होता रहता है, होता रहा है, तो जैव विकास के प्रमाण क्या है, क्या क्या प्रूफ है कि जैव विकास हुआ है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से समझ लो टॉपिक, आज हम टॉपिक बता रहे हैं, आगे आगे मैं सारा सॉल्यूशन भी दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। डार्विन का योगदान क्या है भैया, डार्विन जी ने जैव विकास के संबंध में अपना योगदान कैसे दिया वो पढ़ना है। और उत्परिवर्तन क्या होता है इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और भी है, देख लो ध्यान से, सारे टॉपिक हम समझेंगे। पुनर्योजन क्या है इसको पढ़ लेना, पुनर्योजन, ये शायद हमारा ये चैप्टर हो चुका है, देखो ये चैप्टर हमारा, ध्यान से समझ लो, हाँ अभी और है प्राकृतिक, हाँ पुनर्योजन क्या है इसको इसी चैप्टर में पढ़ लेना। प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, ये टॉपिक भी आता है जैव विकास चैप्टर में, इसको भी पढ़ लेना। जीन प्रवाह क्या है इसी चैप्टर में, क्योंकि जैव विकास चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है। हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत, अनुकूलीकरण और मानव के विकास, इतने चैप्टर 35 तक जो टॉपिक यहां पर थे ये जैव विकास चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देखेंगे, थोड़ा सा समझ लो यहां पे, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखते हैं तो ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, ये टॉपिक डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको पढ़ के जाना है।
36 नंबर टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का टॉपिक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग हेल्दी हैं तो हेल्दी हैं भाई, आप बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके अंदर रोग हैं, कुछ पेशेंट हैं जिनके अंदर डिजीज हैं, तो वही हम मनुष्य, हमारा स्वास्थ्य, हमारे रोग के बारे में इसमें बताया गया। तो फिर देखो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में डायरेक्टली आता है इंटरफेरॉन क्या है। ठीक है, आगे देखो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। भैया प्रतिरक्षा तंत्र जो इम्यून सिस्टम होता है, हमें रोगों से लड़ने की ये क्षमता प्रदान करता है, वही तो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। जैसे मान लो कोई भी रोग जनक हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो हमारे अंदर ये सिस्टम होता है प्रतिरक्षा तंत्र, ये उसको रोकता है, उससे लड़ता है। और जब रोग जनक भैया थोड़ा भारी पड़ जाते हैं तो वो अंदर हमारे प्रवेश कर जाते हैं, अगर छोटे मोटे होंगे तो ये रोक देंगे, वहीं पे अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे अंदर होता है। स्टेम कोशिका क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेना। संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, कुछ संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग होते हैं, इसको भी जरूर पढ़ना मेरे भाई, इसके एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़ना। और जैसे मलेरिया, डेंगू बुखार, मलेरिया और डेंगू आप लोग नॉर्मली देखते होंगे गर्मियों में, या गर्मी और सर्दी का जो बीच का समय होता है उसमें बहुत सारे लोगों को मलेरिया, डेंगू ये सब हो जाता है, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। बाय द वे ये मच्छरों के कारण होता है। अब कुछ लोग सोचते हैं मच्छर ही मेन कारण होते हैं, ऐसा नहीं होता है। मच्छर तो वाहक का काम करते हैं, मतलब जैसे ट्रक है, ट्रक में माल किसी और का होता है, ट्रक उसको लेकर जाता है, वैसे ही जो मच्छर होते हैं इनकी गलती बहुत ज्यादा नहीं होती है, रोग जनक इनके अंदर होते हैं और ये केवल लेकर जाते हैं और आपके अंदर ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये वाहक होते हैं, रोग जनक तो कोई और ही होता है। ठीक है, इसके बाद में अब ये हमारा हो गया भैया चैप्टर नंबर कौन सा था, ये चैप्टर नंबर 6 था, शायद 7 था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 था। देखो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ठीक है, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागत का आणविक आधार, जैव विकास, और ये चैप्टर नंबर 8 था। चैप्टर नंबर 9 की हम बात करें तो ये है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं, जिसको बोलते हैं हेल्पफुल, यूजफुल। ठीक है, तो इसमें पहले आप वाहित मल के बारे में पढ़ लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाहित मल वही सब होता है जैसे शहरों में आप जाते हैं जो व्यर्थ जल होते हैं, जिसमें मनुष्य का जो टॉयलेट है, मलमूत्र है, वो मेन उसमें वो होता है। ठीक है, तो उसी को ही हम शहरों में वाहित मल या सीवेज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो बायोगैस क्या होते हैं, इसको पढ़ लेना भैया, बायोगैस क्या है। ठीक है, बस 2 ही टॉपिक मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 9 का, बट और भी टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई कि 2 ही टॉपिक हैं, और भी टॉपिक हैं जो आप पढ़िएगा, लेकिन ये 2 टॉपिक वाहित मल, बायोगैस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 10 पे चले अगर हम लोग, तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, देखो जैव प्रौद्योगिकी क्या है, पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या होता है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, जीनी अभियांत्रिकी और इंसुलिन, ये जो सारे टॉपिक हैं ये हमारे चैप्टर नंबर 10 यानी कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के टॉपिक है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है इसके बारे में पढ़ना, चैप्टर का नाम ही है। पीसीआर क्या है, डीएनए लाइगेज क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या होता है, डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं ये भी पढ़ लेना, जीनी अभियांत्रिकी एंड इंसुलिन क्या होता है। ठीक है, इतने टॉपिक हो गए। और चैप्टर नंबर 11 पे अगर हम लोग आए तो शायद ये चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, ये देखो ध्यान से समझो, इसमें पारजीनी जंतु क्या होते हैं, बायोपायरेसी क्या होता है, और क्राई प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, इतने टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 11 से पढ़ने हैं। मतलब पारजीनी जंतु क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली एग्जाम में आता है। क्राई प्रोटीन क्या है और बायोपायरेसी क्या होता है, ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। चैप्टर नंबर किस पे चले, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है जीव और समष्टियां। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको टिप्पणी लिखने को दिया जाता है, कमेंट करो। जैसे देखो समष्टि और समुदाय क्या है, मतलब एक समष्टि और समुदाय क्या होता है, इस पर डायरेक्टली टिप्पणी लिखने को दिया जाता है। सहोपकारिता क्या है, सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए। परभक्षी क्या है, यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, इसमें कई टॉपिक हैं। देखो अस्पर्धा या प्रतिस्पर्धा क्या है, यह भी इसी चैप्टर का ही हमारे टॉपिक है।
परजीविता क्या होता है, ये भी टॉपिक हमारे जीव और समष्टियां चैप्टर का है। सहभोजिता क्या है, सहजीवन क्या है, अनुकूलन क्या है, मरुद्भिद क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे जीव और समष्टियां यानी कि 11 नंबर चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इन सब पर डायरेक्टली ये पूछे जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी आए तो इनको आपको प्रिपेयर कर देना है। चलते हैं अपने पारितंत्र चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 12 है पारितंत्र। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से समझ लो। पहले पारितंत्र के बारे में पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। पारितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम। पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं भैया, पारितंत्र के घटक क्या हैं, उत्पादकता एवं अपघटन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर ऊर्जा प्रवाह क्या होता है और पारिस्थितिक पिरामिड, ये बहुत स्पेशल है पारिस्थितिक पिरामिड। तो ये आपके चैप्टर नंबर 12 के टॉपिक थे, पारितंत्र, पारितंत्र के घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिक पिरामिड। चैप्टर नंबर 12 के ये टॉपिक्स थे। लास्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, लास्ट चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक, तो हमारा चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें जैव विविधता के बारे में पढ़ लेना, बायोडायवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद में देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कहां है, उनके बारे में पढ़ लेना। तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या होता है, मतलब जहां की वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है वही तो हॉट स्पॉट होता है, फोन वाला हॉट स्पॉट नहीं, ठीक है। दूसरा हॉट स्पॉट है तप्त स्थल। उसके बाद में बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना और अभयारण्य, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 13 से। देखते हैं आगे भी है कि इतना ही है, हाँ आगे भी है। 72 नंबर रेड डाटा बुक क्या होता है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची बनाई गई, एक लिस्ट बनाई गई, जिस बुक को रेड डाटा बुक बोलते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, वन्य जीव क्या है और जैव विविधता संरक्षण क्या है। मतलब इतने सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताया चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के, सॉरी चैप्टर 13 तक के, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के आपके मैंने टोटल 75 टॉपिक्स बताए। मतलब इन 75 टॉपिक्स को बिल्कुल से पढ़ लेना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनमें से एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। बाकी आगे के टॉपिक्स तो मैं आपको बताता रहूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको इसमें से बताऊंगा, सबका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं धीरे धीरे। चलो, तो आज का क्लास कैसा लगा, सारे टॉपिक आपने नोट कर लिए होंगे, अच्छी बात है। नहीं तो इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।